धन्यवाद भी। मैं वो शुरू करूँगा स्क्रीन। फोल्डर ओपन हो रहा है। शेयर हो रहा है और नहीं शेयर हो रहा है। हाँ मित्रों, आप सबका स्वागत है। मेरे आज प्रेजेंटेशन का जो विषय है फोटोग्राफी इवोल्यूशन। आप सभी गुणी लोग हैं, आप जानते हैं फोटोग्राफी जो है वह बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और फोटोग्राफी के दो जो विकास हुआ है वो 3 लाइन में हुआ है, कैमरा, फिल्म और फोटोग्राफी की जो स्टाइल्स या कहे जनरे कहे या उसके प्रकार कहे तो, और ये लगभग तीनों साइड बाय साइड चलते रहे हैं। मजे की बात यह है फोटोग्राफी इज ए प्ले ऑफ लाइट एंड शेड। लाइट या जो प्रकाश है वो फोटोग्राफी का प्राण है। अगर प्रकाश नहीं है तो फोटोग्राफी नहीं हो सकती, जैसे हमारी आंख जो है बिना प्रकाश के नहीं देख सकती। फोटोग्राफी फोटो और ग्राफी इन दो शब्दों से बना है। फोटो का मतलब लाइट और ग्राफी का मतलब ड्राइंग। तो ये फोटोग्राफी जो है ये एक तरह से पेंटिंग है और वो पेंटिंग लाइट के द्वारा की गई पेंटिंग है। ये फोटोग्राफी नाम
इंग्लैंड के हर्शन ने दिया था 1930 में। जो फोटोग्राफी के दो प्रोसेस हैं, एक लाइट के द्वारा ड्राइंग करना और फिर वो जो ड्राइंग की है, जो चित्र है लाइट के द्वारा बना हुआ है, उसको केमिकली फिक्स करना। तो जो लाइट के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, चित्र किया जाता है, वो तो बहुत पुराना है। हमारे जो कई लोग हैं वो इस चित्र से जानते थे कि एक बंद कमरे में यदि कहीं से कोई दरवाजे पर छेद हो और उस छेद से लाइट अगर दीवार पर अंदर जाकर के कमरे में दीवार पर पड़ती है तो कोई चित्र बनता है। ये उन लोगों को अनुभव था इस बात का। तो ड्राइंग बाय लाइट ये बहुत पुराना है और इसी के आधार पर कुछ लोगों ने एक कैमरा बनाया जिसको हम कहते हैं पिन होल कैमरा। और ये सबसे पहले बनाने वाले सज्जन जिसे हम कहें वो अरब के थे अल हजान। इन्होंने ये कैमरा बनाया। ये मैं यहाँ पर आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। ये देखिए, ये टेंट बना हुआ है, बंद है, ये ओपन बंद है और ये यहाँ से लाइट आ रही है और ये यहाँ इस पर्दे पर चित्र बन रहा है। ये हमारे जो कैमरा है उस कैमरे का ये पूर्वज हम इसको कह सकते हैं। बाद में इसको इम्प्रूव किया। ये इटली के जो स्कॉलर है इन्होंने इसको इम्प्रूव करके कैमरा ऑब्सक्यूरा नाम बताया दिया और उसमें लेंस लगा दिया इन्होंने। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर केपलर, उन्होंने इसका व्यवहारिक उपयोग किया और ये देखिए उनका ये चित्र केपलर का। ये यहाँ लेंस, यहाँ से लाइट आ रही है, ये मिरर है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के इस जगह पर यहाँ वो पेपर रखा हुआ है और उस पेपर पर ये ड्राइंग कर रहे हैं। तो इसका जो उपयोग जो है वो शुरू में जो पेंटर लोग थे उन्होंने ज़्यादा किया है। केपलर तो एस्ट्रोनॉमर थे, उनका तो लक्ष्य दूसरा था। बाकी जो जितने भी पेंटर थे, पोर्ट्रेट बनाना है वो पोर्ट्रेट इसी ढंग से बनाते थे। वो आदमी को अंदर रख कर के इसका मैं आपको ये देखिए, ये चित्र देखिए। ये महिला इस बॉक्स के बाहर है और यहाँ पर इसका चित्र बन रहा है उल्टा और ये पेंटर महाशय यहाँ पर इसको वो ट्रेस कर रहे हैं। तो ये जो पेंटर लोगों ने इसका कैमरा ऑब्सक्यूरा का बहुत उपयोग किया और फिर बाद में धीरे धीरे इसमें सुधार होता गया। लकड़ी का ये बनाया गया। निएप्से ने इसी प्रकार का जो कैमरा ऑब्सक्यूरा है उसका प्रयोग किया था। निएप्से जो फ्रांस के रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने मेटल की एक प्लेट ली और उसको बिटुमेन से उन्होंने सेंसिटाइज किया और फिर उन्होंने उसको अपने कैमरे के अंदर डाला और डालने के बाद में अपने रूम की खिड़की में उन्होंने उसको रख दिया। करीब 8 घंटा उसको लगा और ये सबसे पहला जिसे हम कहते हैं ये चित्र बना। फिर इसको उन्होंने केमिकल में इसको डेवलप किया और ये चित्र बन गया। ये पॉजिटिव बना। इससे पहले भी उन्होंने एक बार ट्राई किया था और वो नेगेटिव बना था, पर वो
क्रैक हो गया, वो सफल नहीं रहा, ये बाद में सफल रहा, ये परमानेंट इमेज है, पहली फर्स्ट परमानेंट इमेज है, इतनी स्पष्ट नहीं है पर फिर भी है। तो ये एक माइलस्टोन है फोटोग्राफी में, एक बहुत बड़ा कदम है जिसे कहते हैं। उसके बाद में ये निरीक्षण महादेव, इन्होंने वो जो डेग्यूरे थे दूसरे, उनके साथ में मिलकर के, उनके साथ में पार्टनरशिप करके, और ये कैमरे हैं, ये आपके ऑब्सक्यूलर कैमरा ऑब्सक्यूलर, एक प्रोसेस किया, डेग्यूरे प्रोसेस, और ये बहुत पॉपुलर हुआ। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। The daguerreotype process of photo was presented to French Academy of Science Paris on 19 August 1939। उन्होंने अपने इस प्रोसेस को 1939 में 19 अगस्त को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में प्रस्तुत किया, और ओ अकेडमी ने उसको एक वैलिड माध्यम के रूप में स्वीकार किया। तभी से हमें हमारी फोटोग्राफी को एक मान्यता मिली और हम वो फोटोग्राफी डे मनाते हैं। इस रेगुलर प्रोसेस से जो पहला चित्र बना वो ये था। ये भी स्ट्रीट फोटो है। यहाँ आप देखेंगे एक आदमी है, शायद बूट पॉलिश हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये स्ट्रीट फोटोग्राफी का है, वो भी स्ट्रीट का था, ये भी स्ट्रीट का है, पर यह स्पष्ट है, साफ, बहुत साफ है, और इसमें समय भी कम लगा, कुछ मिनट ही लगे। तो डेगुलर प्रोसेस में ये एक बड़ा एडवांटेज था। ये द डेगुलर प्रोसेस a direct positive process creating a highly detailed image on a sheet of copper plate with a thin coat of silver without the use of a negative. The process required great care. The silver-plated copper plate had first to be cleaned and polished until the surface looked like a mirror. Next, plate was sensitized in a closed box or iodine until it looked on yellow rose appearance. The plate had a light-proof holder was then transferred to camera. After exposure to light, the plate was developed over mercury until an image appeared. To fix the image, the plate was immersed in a solution of sodium hyposulfite, जिसे हम हाइपो बोलते हैं आजकल, and then toned with gold chloride. तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये देखिए, इमेज देखिए, ये प्लेट है, पॉलिश that when you turn the plate towards darkened room, इसको पॉलिश, ये पॉलिश होने के बाद में ये ऐसा इसका कलर हो जाता है। इसको फिर ये सेंसिटाइज प्लेट इज रेडी टू बी पुट इन प्लेट होल्डर। प्लेट होल्डर में डाल दी गई, कैमरा क्लियर है, और यहाँ ये सज्जन पोर्ट्रेट के लिए बैठे हैं। ये प्लेट होल्डर, इसमें वो प्लेट है, आप देखिए। और जो हम में से पुराने लोग हैं और ये कैमरे देख चुके हैं, वो जानते हैं किस ढंग से ये फोटो लिया जाता था। इसने ये कवर हटाया, कुछ सेकंड का एक्सपोजर दिया, और देने के बाद में उस पर आपके जो मिरर है उस पर ये उल्टी इमेज वो दिख रही है। The exposed plate is returned to dark room where photograph image on the silver plate is brought out with fumes from heated mercury. देखिए, अब ये प्लेट को यहाँ पर रखा और इसको हीट किया जा रहा है। इससे वो जो इमेज है
वो उस पर उभर करके आ रही है। The heat, the mercury fume mercurials upon the plate, और अब इस पर ये आपका सॉल्यूशन डाला जा रहा है और इसको फिक्स किया इमेज इन हाइपो। उसके बाद में डिस्टिल्ड वाटर से इसको साफ किया जा रहा है। अब देखिए ये एकदम से प्लेट जो है अब फोटो में बदल गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। इसी को लोग फ्रेम में जड़ दिया करते थे, इसी को जड़ दिया करते थे। अब ये प्लेट की साइज अलग अलग हुआ करती थी, बड़ी भी होती थी, छोटी भी होती थी। फाइनली the finished daguerreotype portrait is covered by a sheet of protective glass and is either mounted in decorative frame or presented in a leather bound case and offered to customer। ये आपका फाइनल है। ये देखिए ये खूब सारे आपके फ्रेम्स हैं, इन फ्रेम्स के अंदर वो उनको जड़ा जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फाइनल। इस ढंग से लोग फिर अपने इसमें फ्रेम में जड़ करके टेबल पर या इधर उधर वो रखा करते थे करने के बाद। तो ओरिजिनल पॉजिटिव इमेज को डुप्लीकेटेड बाय कॉपिंग। अब उसकी कॉपी बनानी होती तो कैमरे में ही उसकी डुप्लीकेट की जाती थी और उसकी कॉपी भी बन जाती थी। ये डेगुएरोटाइप जो प्रोसेस है काफी साल तक, काफी बरस तक बहुत पॉपुलर रहा और वो लोग उसका काम करते रहे। और ये देखिए आपका दिस इज द जीरोक्स डेगुएरोटाइप कैमरा। ये डेगुएरोटाइप का पहला वो जो यूज इनमें कई सुधार होते गए, बेलो भी लग गया और इसके बाद में जो दूसरा प्रोसेस आया वो प्रोसेस था कैलोटाइप या टाइपोटाइप प्रोसेस। और ये नेगेटिव पॉजिटिव प्रोसेस था। इंग्लैंड के विलियम हेनरी फॉक्स टालबोट ने 1930 में पेपर को उसको कोटिंग की, पेपर की कोटिंग की, sheet of paper coated with silver chloride was exposed to light in camera obscura. Those were hit by light they became dark in tone, yielding a negative image. तो वो पेपर कैमरे में डालने के बाद में जब लाइट से एक्सपोज किया तो वो नेगेटिव बन गई। The revolutionary aspect of the process lay in Talbot's discovery of chemical that could be used to develop the image on the paper. सबसे बड़ी बात जो इस प्रोसेस की हुई वो ये हुई कि आपकी एक नेगेटिव से फिर कई पॉजिटिव भी बन सकते थे। तो नेगेटिव पेपर नेगेटिव को पेपर पर कॉन्टैक्ट प्रिंट करके और फिर प्रिंट बनाए जाते थे। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज था। पर दोस्तों ये बहुत बड़ा एडवांटेज होते हुए भी ये डेगुएरोटाइप को रिप्लेस नहीं कर सका। Talbot process was superior in this respect to the daguerreotype, which yielded a single positive image on metal that could not be duplicated. Talbot patented his process in 1841. The outstanding feature of the daguerreotype is it is negative positive process in invention. It is fundamental form of analog process, for it makes possible producing multiple positive prints from a single। अब ये नेगेटिव है, पेपर नेगेटिव, और ये आपका इसका वो है। पहले मैं थोड़ा अच्छा ये क्यों नहीं रिप्लेस कर सका, क्योंकि इसकी जो इमेज बनती थी वो इमेज इतनी शार्प नहीं बनती थी जिसके डेगुएरोटाइप से बनती थी। इसके कारण से ये उसको रिप्लेस नहीं कर सका। यहाँ देखिए पेपर इज बीइंग सेंसिटाइज्ड टू मेक नेगेटिव।
नेगेटिव करने बनाने के लिए ये सेंसिटाइज किया जा रहा है पेपर को। पेपर नेगेटिव ये प्लेस्ड इन प्लेट होल्डर, प्लेट होल्डर में उसको रख दिया नेगेटिव को, और फिर ये सज्जन कैमरे के अंदर इसको डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, और ये पेपर नेगेटिव रेडी, आपका वो फोटो हो गया। अब यहाँ पर आपको केमिकल के द्वारा इसको तैयार हो। सेंसिटाइज पेपर इज प्लेस्ड ऑन नेगेटिव। अब वो जो पेपर है उस नेगेटिव पर रखा डार्क रूम में। प्लेट होल्डर इज पुट ऑन सनलाइट, सनलाइट में रखा। पॉजिटिव प्रिंट इज रेडी, ये तैयार हो गया। ये तो इस ढंग से ये दूसरा प्रोसेस चलता था। दो कैलोटाइप हैड एडवांटेज, it could not replace daguerreotype because this process produces a less clear image than the daguerreotype. The use of paper as a negative meant that the texture and fibers of the paper were visible in prints made from it, leading to an image that was slightly grainy and fuzzy. इन कारणों से ये उसको रिप्लेस नहीं कर सका। इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण आया और वो था एम्ब्रियो टाइप और कोलेडियन टाइप। पॉजिटिव इमेज क्रिएटेड यूजिंग ए वेट प्लेट कोलेडियन प्रोसेस दैट फ्रेडरिक स्कॉट आर्चर यूके इन्वेंटेड इन 1851 after James Ambrose cutting the United States took out patents on the process which he named the embryotype. In 1854, it came into widespread use, particularly in United States. Embryotype became highly popular. तो इस embryotype ने ये कहना चाहिए कि daguerreotype को एक काफी मजबूत टक्कर दी, उसका बड़ा अच्छा मजबूत प्रतिद्वंदी हुआ ये। और इसमें क्या किया जाता था, जो प्लेट ली जाती थी, जो फिल्म प्लेट वो ग्लास की होती थी, और उस ग्लास प्लेट को की कोटिंग की जाती थी, बड़ी थिन लेयर, बहुत आयोडाइज्ड कोलेडियन, देन डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। द प्लेट वाज एक्सपोज्ड इन कैमरा व्हाइल वेट। Exposure times varied from 5 to 60 seconds or more depending on the brightness of the lighting and the speed of the camera lens. The plate was then developed into fixed. तो ये इसको बहुत थिन करके फिर कैमरा रख करके इसको एक्सपोज किया जाता था, और द रिजल्टिंग नेगेटिव when viewed by reflected light against black background appears to be positive. मजे की बात ये कि ये प्रोसेस होने के बाद में ये नेगेटिव ही होती थी, परंतु उसको जब हम ब्लैक बैकग्राउंड के आगे रखते तो पॉजिटिव हो जाती थी। तो लोग उसी को फ्रेम के अंदर जड़ देते थे और वही पिक्चर में हो जाता था। तो इस ग्लास प्लेट को ही एक फोटो के रूप में फ्रेम में जड़ करके लोग काम चला रहे थे। द रिजल्टिंग नेगेटिव व्हेन व्यूड बाय reflected light against background appears to be positive image. The clear area look black and exposed opaque area appear relatively light. The effect was integrated by making the plate with black velvet. अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मामला। इसमें इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ी प्लेट ली है, यूज प्लेट, 32 इंच की प्लेट ली है कांच की, और ये टेंट को ही उन्होंने कैमरा बना दिया। ग्लास प्लेट 32 साइज की ये देखिए, यहाँ इसके ऊपर वो उसको सेंसिटाइज करेंगे, pouring solution to sensitized plate, और ये उसमें होल्डर में इसको फिट कर रहे हैं। करने के बाद में ये
वो एक्सपोज हो गया, फिर इसको डेवलपिंग कर रहे हैं सनलाइट में, और ये आपका देखिए ये नेगेटिव बन गया। पीछे वो उसके कारण से ये पॉजिटिव दिख रहा है, पर ये है ग्लास नेगेटिव। अब 1850 में इसका प्रिंट बनाने का भी वो भी हो गया। The aluminum silver print invented in 1850 was the most popular photographic printing process of the 19th century. To make aluminum silver prints, a sheet of paper is coated with aluminum and salts, then sensitized with solution of silver nitrate. The paper is exposed in contact with negative and printed out, which means that image is created solely by action of light on the sensitized. देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो जो ग्लास प्लेट की जो नेगेटिव होती थी उसको द पेपर इज एक्सपोज्ड इन कॉन्टेक्ट विद नेगेटिव, नेगेटिव के ग्लास नेगेटिव ऊपर पेपर रख करके और लाइट से उसको एक्सपोज कर देते थे, और उसके बाद में ही वो आपका जो सेंसिटाइज पेपर है वो एकदम से फोटो आ जाती थी। तो यहाँ केमिकल से डेवलप करने की जरूरत नहीं होती थी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात। Besides aluminum print, platinum and carbon print process were also popular. तो ये भी एक बड़ा माइलस्टोन हुआ, सिद्ध हुआ कि ग्लास प्लेट जो नेगेटिव होती थी उससे एल्यूमिनियम प्रिंट बनाना शुरू किया। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ग्लास नेगेटिव। इसको पेपर पर रख करके हुआ, और ये अब आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं, धो रहे हैं, पानी से धो रहे हैं, पानी से इसको धो रहे हैं। इसके बाद में ये गोल्ड टोनिंग कर रहे हैं। ज्यादातर ये लोग टोनिंग किया करते थे। वो आप देखेंगे जो पुराने जितने भी चित्र है वो गोल्डन। Collodion positive were much cheaper than negative type, and quality of the metals used to make their cases usually reflects this compressed paper and card rather than leather and silk. Two common type of emulsion plates were embryotype and tin type. Embryotype uses a glass plate instead of copper plate of the daguerreotype. Tin type uses a tin plate. तो आपके देखिए डेगुएरोटाइप में तो कॉपर की प्लेट यूज की जाती थी, यहाँ फिर ग्लास की प्लेट आई, और फिर इसके बाद में ग्लास की प्लेट से टिन टाइप भी है, वो भी है। अब इस प्रोसेस में एक बड़ा दोष था, और वो क्या बड़ा दोष था, बहुत वीकनेस, बड़ी कमजोरी थी। वो ये थी कि ये जो आपकी प्लेट जब तक गीली रहती, वेट रहती, तभी तक उसका उपयोग कर सकते थे, सूखने के बाद उसको उपयोग नहीं कर सकते थे। तो क्या होता था, जो लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं लोग, या कहीं आउटडोर फोटोग्राफी करनी है, तो एक बड़ा वैगन होता, उस वैगन में ही अंदर भीतर डार्क रूम टाइप होता, उसी में खूब सारी ये जो प्लेट्स हैं वो रखी हुई होती थी, और उनको ले जाते थे और ये किया जाता। तो काफी तकलीफदेह यह प्रोसेस था, बड़ा कष्टदायक था। इसके बाद में जो दूसरा विकास हुआ और बड़ा बढ़िया वो था, वो भी माइलस्टोन है, और वो क्या कि वेट प्लेट की जगह ड्राई प्लेट बनाने लग गया। In 1870, many attempts were made to find a dry substitute for wet collodion. So that plates could be prepared in advance and developed long after exposure, which would thereby eliminate the need for portable darkroom, dry plate in photography.
glass plate coated with gelatin emulsion of silver bromide. The dry plate which could be factory produced was introduced in 1871. ये और बड़ी एडवांटेज की बात थी कि ये फैक्ट्री प्रोड्यूस भी होने लग गई. R.L. Maddox, unlike wet plates, dry plates could be stored for a long time for use when needed. It was considered direct forerunner of roll films. One can pour the emulsion on glass plate, allow it to dry, carry it about on expedition, and develop it within reasonable amount of time. No need for portable darkroom. ये बहुत बड़ा. अब ये थोड़ा सा प्रोसेस की भी चर्चा कर लेते हैं. Coating glass dry plates with silver gelatin emulsion. Applying silver gelatin emulsion है तो उसको अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है. ये क्लीन किया जा रहा है. यहाँ वो सिल्वर जिलेटिन एमल्सन लगा रहे हैं. प्लेट उसको हीटर के अंदर सुखाया जा रहा है और ये अब तैयार हो गई और इसको फिर काम में लिया जाता था. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था. Flexible roll film in 1889. George Eastman invented film with a base that was flexible, unbreakable, and could be rolled. The most popular roll film format is 120, which is used in most medium format cameras. आप मित्रों के पास में रोलीफ्लेक्स भी होगा, मामिया भी होगा, ट्विन लेंस वाले है. और इसमें आप देखो वो जो 120 फिल्म का यूज करते थे तो ये कैमरे भी साथ साथ में विकसित हो रहे हैं. Until 1950, 120 roll film was with 127 film also used in simplex box cameras and other sets of cameras. The use of roll film in consumer cameras was largely superseded by 35. अब जब 35 mm का कैमरा का जो आविष्कार हो गया तो फिर बाद में इनका जो प्रयोग है वो काफ़ी कम हो गया. फिर जो लोग कॉमर्शियल जो काम करने वाले हैं वो वही इसका यूज करते थे. बाकी ज़्यादातर लोग फिर वो इसका करते थे. फर्स्ट ऑर्थो chromatic sensitive to blue and green, and finally panchromatic sensitive to all visible color films were developed. Panchromatic film renders all colors and shades. तो ये इस प्रकार से आपका फिल्मों का भी रोल फिल्म का विकास हुआ. रोल फिल्म के साथ साथ में शीट फिल्म भी चलती रही. शीट फिल्म जो है वो अलग अलग साइज में आती थी. वो बड़ी जो बड़े कैमरे उनके लिए भी आती थी. तो मीडियम फॉर्मेट 4x6 है से लेकर के 20 to 24 इंच के कैमरे भी होते तो उसमें के लिए भी वो आती थी ये शीट फिल्म. तो आप देखिए मित्रों, रोल फिल्म और शीट फिल्म ये दोनों साथ साथ चलने लगी और वे दोनों ही वो उसकी जिले हो गई. अब कलर फिल्म. The first practical and commercially colored film was Autochrome. ये स्लाइड फिल्म थी. Glass plate produced in 1907. It was expensive and not sensitive enough for handheld snapshots. तो ये ज़्यादा इतनी चल नहीं सकी. उसके बाद में कोडाक्रोम ने एक बड़ी नई क्रांति पैदा कर दी कलर फोटोग्राफी के रूप में. और 1935 में
मूवी के लिए फिल्म बनी और 1936 में स्टिल कैमरों के लिए कोडाक बनाई गई। और मित्रों, मेरी तो बहुत फेवरेट थी, मैंने तो खूब उसका प्रयोग किया। ये एक प्रिंट बना हुआ है उसका कोडाक रूप के द्वारा। उसके बाद में अक्वा कंपनी जर्मनी, उन्होंने भी अक्वा कलर नेगेटिव पॉजिटिव प्रोसेस की फिल्म बनाई, वर्ल्ड वार सेकेंड प्रिवेंटेड, पर वो रिलीज नहीं हो सकी, ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हो सकी वर्ल्ड वार के कारण से। इन मेन टाइम 1942 कोडाक रिलीज देयर नेगेटिव पॉजिटिव फिल्म कोडाक कलर। तो आपके देखिए 1935 में कलर ट्रांसपेरेंसी आई और उसके 7 साल बाद में नेगेटिव आई। और ये जो कलर फोटोग्राफी है इसने काफ़ी कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को टक्कर देने की या प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की, पर ये 70s मतलब 60s तक ब्लैक एंड वाइट ही पॉपुलर रही, लोग ब्लैक एंड वाइट ही यूज करते रहे। 70s में जाकर के, और वो भी मिड 70s में जाकर के कलर फोटोग्राफी पॉपुलर हुई और फिर धीरे 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 ब्लैक एंड वाइट जो है वो कम होने लगी। अब मैं कैमरा पर आता हूँ और थोड़ा जल्दी चलूँगा। कैमरा कैन रफली बी डिवाइडेड इनटू, ये 35 mm के कैमरे हैं, फिर मीडियम फॉर्मेट के, और ये फिर आपके मीडियम फॉर्मेट भी अलग अलग है, 6x6, 6x9 है, जेलब्लैक, पेंटेक्स कैमरे, मामिया, और ये बड़े प्रसिद्ध थे। लार्ज फॉर्मेट कैमरे जो हैं वो 4x5 के, तो मोस्ट कॉमन लार्ज फॉर्मेट 4x6, ये खूब यूज होता था इसका, पर इससे बड़े भी होते थे। which was the size common used in 1932, 1930 से 1950 तक, like Graflex, Speed Graphic and Crown Graphic camera among others, and less common 5, 7, 8, 10। हमारे जो एंसल एडम जो हैं वो लैंडस्केप फोटोग्राफी करते थे, वो 8x10 कैमरा यूज करते थे और बहुत वो अपने उसमें साथ में फ्लैट में वही रखते थे फॉर्मेट्स। 8x10 उससे ज़्यादा है वो, उसको अल्ट्रा लार्ज फॉर्मेट कहते हैं, और अल्ट्रा लार्ज में 48x48 भी कैमरे हुए हैं। और एक मैंने यहाँ इसका चर्चा नहीं की मेमत कैमरा की, वो अब समय भी नहीं है। रेलवे की फोटोग्राफी के लिए मेमत कैमरा भी बनाया था, उसमें करीब 4.5 फीट और 8 फीट की वो नेगेटिव थी। 1888 में जॉर्ज इस्माइल ने कोडाक कैमरा बनाया और उसके लिए ये उन्होंने कहा था कि भाई